आज हम करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये 9th क्लास का सेकंड लेसन है हिस्ट्री का। इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा रेडिकल उदारवाद और रूढ़िवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है, औद्योगिकीकरण के बाद क्या परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमने मार्क्स के विचारों को जाना कि मार्क्सवाद क्या है। इसमें हम देखेंगे रूसी क्रांति के विषय में। ये देखिए रूसी क्रांति जो कि लेसन का नाम है। रूसी क्रांति जो है वो सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है और 3 क्रांति हुई थी। एक हुई थी 1905 में, अक्टूबर में 1917 में, और एक हुई थी फ्रांस में। रूस में 3 क्रांति हुई थी। एक 1905 में जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और 1917 में 2 क्रांति हुई थी, एक अक्टूबर में और एक फरवरी में। रूसी साम्राज्य 1914। ये देखिए रूसी क्रांति हुई 1917 और हम पढ़ रहे हैं 1914 के विषय में। तो मतलब रूसी क्रांति से पहले वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था थी उसके बारे में हम देखेंगे। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में मतलब रूसी क्रांति से पहले 1914 में जो रूस था, पूरे रूस पर किसका अधिकार था? जार निकोलस द्वितीय, ये राजा था वहाँ का। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, ये थोड़ा नाम याद रखिए, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये रूसी साम्राज्य के अंग थे। सारे नाम याद नहीं होंगे क्योंकि थोड़े अटपटे से हैं। आपको जो आसान है जैसे पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड, बेलारूस, ये 3-4 नाम याद रखिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूसी साम्राज्य में ये सारे राज्य शामिल थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य कहाँ तक फैला था? प्रशांत महासागर तक। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, मतलब इस धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में थे, ज़्यादा संख्या में थे। लेकिन ऐसा नहीं है केवल यही थे, कैथलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी थे, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। अब देखेंगे वहाँ पे अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। 1914 के समय रूस में अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहाँ का समाज कैसे था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा था, खेतों में काम करते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए किस पे निर्भर करती थी? खेती पे निर्भर करती थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। रूस में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 85% लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे। ये हमने पढ़ा है रूसी अर्थव्यवस्था के विषय में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रूसी अर्थव्यवस्था के विषय में बताइए तो आप ये लिखेंगे। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को जो ये थे 2 जगह, ये वहाँ के मुख्य औद्योगिक इलाके थे। बहुत सारी फैक्ट्री इन जगह पे थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को में। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू किए गए जब फ्रांस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। 1890 के दशक में क्यों हुआ? क्योंकि जो रेल था वो विकसित हो रहा था, रेल नेटवर्क, और उससे क्या फ़ायदा होगा? जो भी सामान बनेगा फैक्ट्रियों में उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान होगा, तो उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित हुए इस समय पर। तो ये देखिए रूसी अर्थव्यवस्था के विषय में अगर क्वेश्चन आता है, रूसी अर्थव्यवस्था के विषय में बताइए, तो आपको ये खेती बाड़ी का भी लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या खेती का काम करती थी, और वहाँ के उद्योग धंधों के विषय में बताना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार एक नंबर में भी आ जाता है कि रूस के प्रमुख औद्योगिक इलाके कौन से? तो मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ज़्यादातर फैक्ट्रियों के मालिक जो थे वो उनकी फैक्ट्रियाँ जो थी वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उनकी निजी संपत्ति थी।
मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। मजदूरों को कम मतलब न्यूनतम वेतन मिले और उनके काम करने के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे कि उनके मजदूरों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। जितने घंटे का काम करके उनको पैसा दिया जाता है, जैसे 8 घंटे, तो 8 ही घंटे काम कराया जाए, ज़्यादा काम ना कराया जाए। ज़्यादा कराया जाए तो उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाए। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाई और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी। देखिए, इतना होने के बाद भी वहाँ पर 15-15 घंटे तक काम कराया जाता था, जबकि कारखानों पर मजदूर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की हुई थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष देखिए 1914 में क्या था, फैक्ट्रियों में जो औरतें भी काम करती थी उनका प्रतिशत था 31%। लेकिन उनके साथ गलत क्या हो रहा था कि वो पुरुषों के बराबर काम करने के बाद भी उनको मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। जब भी कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इससे पहले हमने पढ़ा कि मजदूरों ने बहुत सारे अपने संगठन बनाए थे, यूनियन बनाई थी, अपने कोष बनाए थे जिससे वो मदद करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके के संगठन इतने ज़्यादा नहीं थे उस समय, बहुत कम संगठन बने थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई। जब किसी को कोई फैक्ट्री का मालिक किसी मजदूर को निकाल देता था तो सारे जो मजदूर होते थे वो मिलकर हड़ताल करते थे, और ऐसी हड़तालें, एक कपड़ा उद्योग था उसमें और एक धातु उद्योग था 1902 में, और क्या नाम है 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे हड़तालें की गई। हड़तालें कब होती है? जब हमें किसी चीज़ का विरोध करना हो, जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो, तो मजदूर क्या करते थे, जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता था तो वो मिलकर हड़ताल शुरू कर देते थे फैक्ट्रियों के मालिकों के विरोध में। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर, देहात मतलब होता है गाँव, गाँव की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर, गाँव में ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन ज़्यादातर संपत्तियों पर सामंत मतलब ज़मींदार होते, जैसे वो राजशाही राजा के परिवार के लोग और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थी उसका ज़्यादातर ज़मीन पर इन लोगों का कब्जा था। जैसे मजदूर बटे हुए थे वैसे किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और वो क्या करते, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का, जो नवाब होते थे वहाँ के राजा महाराजा होते थे और जो जमींदार होते थे उनका सम्मान नहीं करते थे बिल्कुल भी। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। जो नवाब थे और जो सामंत थे, जमींदार थे, उनको जो सत्ता, जो पावर मिली हुई थी वो इसलिए नहीं थी वो बहुत फेमस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो राजा था वहाँ का, जार निकोलस, उसके प्रति निष्ठा रखते थे और उनकी जो जार के प्रति निष्ठा थी, वफादार थे वो क्योंकि उस राजा के प्रति, इस वजह से उनको वो सत्ता मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस की तरह नहीं थी, क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ के लोग क्या करते थे, नवाबों का, राजा जो महाराजा होते थे उनका बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। और इसका उल्टा रूस में क्या चाहते थे किसान, कि नवाबों की जो ज़मीन है, नवाबों के पास जो ज़मीन है उनको छीन के किसानों के बीच बांट दिया जाए, और कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी किसानों ने कर दी थी। ऐसी घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर घटी थी 1902 के आसपास। तो फ्रांस और रूस में क्या अंतर था? फ्रांस में लोग जो थे वो नवाबों का सम्मान करते थे, उनके लिए उन्होंने कई बार लड़ाइयाँ भी लड़ी है, जबकि रूस में ऐसा नहीं था। रूस में क्या था कि वो चाहते थे कि नवाबों से सारी ज़मीन छीन के, ज़मींदारों से छीन कर आम लोगों, किसानों में बांट दी जाए। तो ये इसमें हमने देखा कि रूस और फ्रांस में किस प्रकार का अंतर था। अब आता है हमारा समाजवाद।
समाजवाद जो इस पूरे अध्याय का धुरी है, इस पूरे अध्याय की केंद्र बिंदु है। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। 1914 से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था, गैरकानूनी था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने, जो मार्क्स के विचारों को मानते थे उनको बोलते थे समाजवादी। तो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने सन 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। ये पार्टी गैरकानूनी मतलब चोरी छिपे काम करती थी। अपना एक अखबार निकालती थी, क्योंकि उस समय फ़ोन तो होता नहीं था, ना इंटरनेट था। जो फ़ोन तो क्या करती थी, अखबार निकालती थी, जिससे कि लोगों को आगे जो ये पार्टी काम करेगी, जो भी इसकी योजना होगी, कब हड़ताल करेगी, कब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, वो सारी खबरें अखबार में छापती थी। और ये चोरी छिपे काम किया जाता था, क्योंकि उस समय पार्टी बनाना कानूनी अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवाद काफ़ी सक्रिय हुआ। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ, समाजवाद ने काफ़ी तेज़ी से काम किया। एक और पार्टी का गठन किया 1900 में, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी ज़मींदार हैं उनसे ज़मीन को छीन के किस में बांटी जाए, किसानों को दे दी जाए। अब आता है हमारा 1905 की क्रांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस पर जिसका शासन था राजा का, वो एक निरंकुश था, अत्याचारी था। और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के, वो भी उसके ऊपर भी जो जार निकोलस द्वितीय था वो निरंकुश क्यों था, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी संवैधानिक संस्था का, संसद का कोई नियंत्रण नहीं था, अपनी मर्जी से काम करता था। इसमें एक शब्द आया जदीदियो, इसका मतलब होता है जहाँ पर मुसलमान, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है, वो होता है जदीदी। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ें होती थी लोगों की, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वेतन लोगों का कम हो गया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा क्यों रहा कि मजदूरी तो कम हो गई और जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी इससे परेशान होकर मजदूरों ने और ज़्यादा संगठन बनाए। 1904 ईस्वी में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये एक मजदूरों की संस्था थी, संगठन बना था। ये बना क्योंकि 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्कर्स में एक फैक्ट्री में नौकरी से हटा दिया था, तो सारे मजदूरों ने ऐलान किया कि वो भी नौकरी छोड़ देंगे। और उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग जो था वहाँ 1,10,000 से ज़्यादा लोग मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने। उन्होंने क्या मांग रखी है, एक तो काम के घंटे कम किए जाए, 8 घंटे किए जाए, उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए और उनकी जो कार्य स्थिति है, काम करने की जो स्थिति है उसमें भी सुधार की जाए। अगर उनकी ये बात मान ली जाएगी तो वो हड़ताल वापस लेंगे, नहीं तो वो हड़ताल पे बैठे रहेंगे। इस तरह की मांग इस संस्था ने की। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के पास पहुंचा, राजा के महल के पास जब ये मजदूरों का एक पूरा जुलूस ग्रुप वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए। और इस घटना को, क्योंकि ये घटना रविवार को घटी थी, बहुत संख्या में लोग मारे गए थे, तो इस घटना को इतिहास में जाना जाता है खूनी रविवार के नाम से। 1905 में ये घटना घटी थी, इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लगभग 4 साल तक ये चला था। 2 ग्रुप में था ये युद्ध। पहले में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इनको बोलते हैं केंद्रीय शक्ति। दूसरी साइड थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो ये जो पहला विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था,
ये 2 भागों में बटा था। पहले में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इसको केंद्रीय शक्तियाँ बोलते हैं, और दूसरे में था मित्र राष्ट्र, जिसमें था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता गया, और जार जो था, जो वहाँ का राजा था, रूस का राजा था, जार निकोलस द्वितीय, उसने जो वहाँ की संसद थी ना, जिसका नाम था ड्यूमा, उससे सलाह लेनी छोड़ दी। और उस ड्यूमा में कौन थे? आम लोगों के प्रतिनिधि थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे, लोगों की जो वो था, इसके प्रति जो जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और सेंट पीटर्सबर्ग, ये नाम पहले भी आया है, क्योंकि ये नाम जर्मनी भाषा में है, जर्मन भाषा का नाम है, इसलिए गुस्से में आके इसका नाम बदल के क्या कर दिया, पेट्रोग्राद, क्योंकि ये जर्मन नाम था। जारीना जो थी वो जार निकोलस द्वितीय जो राजा था उसकी वो थी, उसकी पत्नी थी, और ये क्योंकि जर्मन की थी। और एक रासपुतीन, एक सन्यासी था, उसका जो व्यवहार था, उसके वजह से ये जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके प्रति लोग थे, उनका जोश कम हो गया, और ये बिल्कुल इसके जो शुरुआत में जो समर्थन मिला था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने बड़ा फासला, खाइयों में लोग लड़ रहे थे, कई सैनिक मारे गए थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 16 इन 2 सालों के बीच में क्या हुआ कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी जो सेना थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गई थी। 70 लाख, ये देखिए 70 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसल, जब रूसी सेना हार गई, उन्होंने गुस्से में क्या किया, जो रास्ते में फसल और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। उसका नुकसान आगे जाके क्या हुआ, जब फसल ही नहीं होगी तो आगे क्या होगा, फसलों की कमी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी। उन्होंने क्यों तोड़ा इनको, इमारतों को तोड़ दिया था, फसलों को नुकसान किया था, जिससे कि दुश्मन सैनिक वहाँ पे ना टिक सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय था उसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि लोगों में वो अब लोकप्रिय हो गया, लोगों का उससे विश्वास उठ गया। सरकार भी लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर पाई, और जो सिपाही थे वो भी क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चला था, कई साल तक ये युद्ध चला था, वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, और अब वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। 1916 तक आते आते रेलवे लाइनें टूट गई, और जो अच्छी सेहत वाले लोग थे उनको युद्ध में झोंक दिया। मजदूरों की इससे कमी हो गई देश में, ज़रूरी सामान, छोटे छोटे वर्कशॉप सारी ठप होने लगी, रूस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने पढ़ा रूस का, सबसे पहले रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति कब हुई, रूस में 3 क्रांति हुई थी, एक 1905 में, 1917 में हुई थी, 2 एक अक्टूबर में और एक फरवरी में। हमने रूसी साम्राज्य के विषय में देखा कि रूसी क्रांति जब 1917 में हुई, उससे पहले रूस में क्या स्थिति थी, 1914 के आसपास, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, समाज कैसा था वहाँ पर, मजदूरों के बारे में पढ़ा, उनके संगठनों के विषय में पढ़ा, किसानों के विषय में देखा, समाजवाद के बारे में जाना। समाजवाद के बाद हमने इसमें देखा 1905 की क्रांति, खूनी रविवार, जिसमें जो मजदूर थे उन्होंने एक जुलूस निकाला था जार के महल के बाहर, वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों पर हमला कर दिया था, बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, 100 से ज़्यादा मारे गए थे, 300 के आसपास घायल हो गए थे, और इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। फिर हमने प्रथम विश्व युद्ध के स्थिति पढ़ी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या था, लोगों में जोश था, सरकार पे भरोसा था, जार पर भी भरोसा था जो वहाँ का राजा था। किस प्रकार सिचुएशन वो नहीं संभाल पाए,
उस समय की जो स्थिति थी, लोगों का उससे विश्वास हट गया और सैनिकों ने भी युद्ध लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई, तो व्यापार भी कम हो गया, लोगों को ज़्यादातर सेना में भर्ती करवा दिया। अच्छी सेहत वाले जो मर्द थे वो युद्ध में झोंक दिए थे। इस वजह से मजदूर थे उनकी कमी हो गई देश में, क्योंकि वो सेना में जाके भर्ती होने के बाद युद्ध लड़ेंगे तो मजदूरों का काम कौन करेगा। इससे छोटे छोटे वर्कशॉप और ज़रूरी सामान वाली छोटी छोटी वर्कशॉप और बहुत सारे काम धंधे ठप हो गए। तो ये लेसन हमारा इसका सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।